आज का हमारा विषय है भारत में राजनीतिक जागरण के कारण। हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के प्रथमार्ध तक भारत में भाषा, राजनीति, धर्म आदि अनेक विषयों को लेकर मतभेद था, जिसके कारण भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना अत्यंत दुर्बल थी। समय के साथ साथ शनय शनय अनेक ऐसे तत्वों का विकास होने लगा था जिनसे भारत में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती जा रही थी। 1837 ईस्वी से 1857 ईस्वी के मध्य देश के किसी न किसी भाग में निरंतर विद्रोह होते रहे, जो इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का निरंतर विकास हो रहा था। 1885 ईस्वी तक आते आते राष्ट्रवाद की भावनाएं अत्यधिक शक्तिशाली हो गई तथा अपनी मांगों को स्वीकार कराने के लिए भारतीयों द्वारा आंदोलन दिन प्रतिदिन तीव्र होता चला गया। राजनीतिक जागरण के कारण देखें तो इसके जो प्रमुख कारण थे वो था, पहला ब्रिटिश साम्राज्यवाद। अंग्रेज़ों ने भारत में अपने शासन की नींव रखने के साथ ही एक एक करके राज्यों पर विजय प्राप्त करते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति से जहां अनेक हानियां हुई, वहीं एक लाभ भी हुआ। एक ही शासन के अंतर्गत आ जाने से विभिन्न राज्यों की जनता में पारस्परिक संपर्क कायम हुआ, जिससे उनमें सौहार्द का जन्म हुआ। इस प्रकार अनजाने में ही भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। ऐसी स्थिति में शीघ्र ही लोग व्यक्तिगत स्वार्थों को भूलकर देश के विषय में सोचने लगे। इस प्रकार स्वाभाविक रूप से ही जनता में राष्ट्रवादी विचारधाराएं प्रबल होती चली गईं। इस विषय में पंडित नेहरू ने लिखा है, ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित भारत की राजनीतिक एकता सामान्य अधीनता की एकता थी, लेकिन उसने सामान्य राष्ट्रीयता को जन्म दिया। दूसरा कारण था विविध देशों से प्रेरणा। भारतीय शिक्षित वर्ग पर विश्व के अन्य देशों में कुछ स्वतंत्रता आंदोलन का भी व्यापक प्रभाव हुआ। भारतीयों ने देखा व पढ़ा कि किस प्रकार जर्मनी व इटली जैसे देशों की जनता ने अथक प्रयत्नों से अपने अपने देश का एकीकरण किया। इसके साथ ही अमेरिका ने जिन परिस्थितियों में स्वतंत्रता प्राप्त की थी, उससे भारतीयों को भी अपने अधिकारों व देश के प्रति जागृत होने की प्रेरणा मिली। फ्रांस की क्रांतियों ने भी भारतीयों को प्रभावित किया तथा धीरे धीरे भारत में भी राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। डॉक्टर मजूमदार ने लिखा है, विदेशों में हुई इन घटनाओं ने भारतीय राष्ट्रवादी धारा को स्वाभाविक रूप से प्रभावित किया। तीसरा कारण हम देखते हैं, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में मैकॉले ने सरकार से ये अनुरोध किया था कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की जाए, जिसे सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। मैकॉले व सरकार का उद्देश्य इस प्रकार की शिक्षा देकर भारत में पनप रहे राष्ट्रवाद को कुचलना व प्रशासन की सुविधा के लिए लिपिकों को तैयार करना था। यद्यपि कुछ भारतीयों पर इस नीति का वही प्रभाव हुआ जो सरकार चाहती थी, किंतु व्यापारिक रूप से इसका परिणाम सरकार की अपेक्षा के विपरीत हुआ। मार्क्स की भविष्यवाणी, भारत में ब्रिटिश शासन स्वयं अपने विनाश का कारण बनेगा, पूर्णतः खरी उतरी, क्योंकि भारतीय जनता को जब अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त हुई तो उन्हें विश्व के उत्कृष्ट
विचारकों को पढ़ने का अवसर मिला जिनसे वे तब तक अनभिज्ञ थे। इन विचारकों के विचारों व अनेक ऐसे विद्वानों के विचारों जो कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के घोर विरोधी थे को पढ़कर भारतीयों के ज्ञान चक्षु खुले। शिक्षित भारतीयों ने ज्ञान प्राप्त कर बाकी अशिक्षित जनता को उन विचारों से अवगत कराया। इस प्रकार प्रोफेसर विजयलक्ष्मी ने लिखा है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी तो भारतीयों को इस उद्देश्य से शिक्षा दे रहे थे कि ब्रिटिश प्रशासन और व्यापारिक फर्मों की क्लर्कों की आवश्यकता पूरी हो सके, किंतु जब उन्हें वॉल्टेयर, रूसो, मैज़नी, मिल्टन, शैली और वायरन जैसे साहित्यकारों के साथ साथ उन लोगों के विचारों के अध्ययन का मौका मिला जो ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की निरंकुशता के विरुद्ध थे, तो उनमें राष्ट्रीयता के भाव उत्पन्न हो गए और उनमें साम्राज्यवादियों से लड़ने का दृढ़ संकल्प पैदा हुआ। इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए रजनी पामदत्त में लिखा है, भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रारंभ किए जाने का उद्देश्य यह था कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का पूर्ण रूप से विनाश हो जाए और एक ऐसे वर्ग का आविर्भाव हो सके जो रक्त और वर्ण से तो भारतीय हो किंतु जो विचार और बुद्धि से अंग्रेज हो। संपूर्ण भारत में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो गई। परिवहन व संचार साधनों में सुधार। ब्रिटिश शासनकाल में परिवहन व संचार साधनों में भी पर्याप्त सुधार हुआ। 1853 में भारत में सर्वप्रथम रेल पथ का प्रारंभ हुआ व शीघ्र ही संपूर्ण भारत में रेलवे लाइनों को बिछाया गया। भारतीय परिवहन व्यवस्था में यह सुधार भी ब्रिटिश सरकार ने अपने ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया था। सरकार का विचार था कि रेलों के विकास से सरकार को अनेक लाभ होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था जिसका शोषण वे कर रहे थे का और अच्छी तरह से शोषण हो सकेगा। इंग्लैंड द्वारा निर्मित माल भारत के कोने कोने तक पहुंच सकेगा, जिससे अत्यधिक व्यापारिक लाभ होने की संभावना थी तथा सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह था कि सेना व सैनिक सामग्री को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जा सकेगा ताकि भारतीय साम्राज्य को कायम रखा जा सके। यद्यपि ब्रिटिश परिवहन साधनों के विकास से सरकार को उपरोक्त सभी लाभ थे, किंतु इससे भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त हुई। मार्क्स ने लिखा था कि भारत में रेलों के विकास के साथ ही औद्योगिक प्रक्रिया प्रारंभ होगी। वास्तव में ऐसा ही हुआ, जिससे अंग्रेजों व भारतीय उद्योगपतियों के हित परस्पर टकराने लगे, जिससे उद्योगपतियों का ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष बढ़ने लगा। इसके अतिरिक्त रेल यातायात से भारतीय जनता में परस्पर संपर्क बढ़ने लगा, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला। भारतीय नेताओं ने भी इस स्थिति से लाभ उठाया व दूरस्थ प्रदेशों की यात्रा कर उन्होंने जनता में राष्ट्रीयता की भावना जागृत की। भारतीय नेताओं ने भारतीय जनता को समझाया कि चाहे वे उत्तर में के हों या दक्षिण के, सर्वप्रथम वे भारतीय हैं, तत्पश्चात उत्तर तथा दक्षिण भारत के निवासी। इस प्रकार परिवहन साधनों के विकास ने भारतीयों को एक दूसरे के निकट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पांचवां कारण है समाज सुधारकों के प्रयत्न। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार एवं प्रसार करने में तत्कालीन समाज सुधारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन समाज सुधारकों में प्रमुख थे राजा राममोहन रॉय, विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने न केवल समाज में व्याप्त कुरीतियों और भारतीयों का ध्यान आकृष्ट किया, वरन उन्हें उनके गौरवमयी अतीत की याद दिलाकर
उनमें राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस संदर्भ में राजा राममोहन रॉय के विषय में लिखा है। राजा राममोहन रॉय ने आधुनिक युग का सूत्रपात किया। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता तथा भारतीय राष्ट्रवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। उनके समस्त धार्मिक व सामाजिक विचारों में अपने देशवासियों की राजनीतिक उन्नति का उद्देश्य निहित था। इनके अतिरिक्त अनेक विद्वानों ने भी प्रसिद्ध भारतीय ग्रंथों का अनुवाद करके भारत व पाश्चात्य जगत के समक्ष भारतीय संस्कृति व सभ्यता के गौरव को उजागर किया। इस प्रकार समाज सुधारकों द्वारा चलाए गए आंदोलनों ने राष्ट्रवादी भावनाओं को जन्म दिया। प्रोफेसर देसाई ने इन आंदोलनों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, ये आंदोलन कम अधिक मात्रा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष थे और इनका चरम लक्ष्य राष्ट्रवाद था। छठा कारण था भारतीयों में असंतोष। ब्रिटिश सरकार की भारत के आर्थिक शोषण करने की नीति के कारण भारतीयों में अत्यधिक असंतोष विद्यमान था। भारतीय जनता का प्रत्येक वर्ग अंग्रेजों की आर्थिक नीति का घोर विरोधी था। भारतीय 19वीं शताब्दी के अंत तक आर्थिक शोषण से तंग आ चुके थे। उनके द्वारा विरोध किया जाना स्वाभाविक था। लॉर्ड सैलिसबरी ने अंग्रेजों की शोषण नीति की पुष्टि करते हुए कहा था, ब्रिटिश शासन भारत का शोषण करके उसे रक्तहीन बना रहा है। अंग्रेजी आर्थिक नीति ने भारतीय उद्योग धंधों को समाप्त प्राय कर दिया। अतः लाखों व्यक्ति जो उद्योग धंधों से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जुड़े थे, कार्यविहीन होने लगे। भारत के आयात व निर्यात के नियम इंग्लैंड के व्यापार को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। जो भी वस्तु इंग्लैंड में बन रही हो, उसे भारत में बनाना संभव न था। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है, खद्दर को जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्यात किया जाता था, लंकाशायर के कपड़े के आयात के साथ समाप्त होने लगा। इस प्रकार ग्रामीण हस्तकारों को मिलने वाला धन बंद हो गया। लंकाशायर से आयात होने वाले धन का मूल्य 1803 ईस्वी में 3 लाख रुपए था, जो 1929 ईस्वी तक बढ़कर 72 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा, जिसके परिणाम स्वरूप 20 लाख भारतीय जुलाहे आजीविका से वंचित हो गए तथा 3 करोड़ सूत काटने वाले बर्बाद हो गए। अन्य शिल्पकारों की भी यही स्थिति हो गई। इसके अतिरिक्त भारतीय सरकार पर वह सब खर्चे भी डाले जाते थे जिनका भारत से कोई विशेष संबंध न था। उदाहरणार्थ, कंपनी के अधिकारों को क्राउन को हस्तांतरित करने का व्यय, चीन व इथोपिया में हुए युद्धों का व्यय, इंग्लैंड में भारत से संबंधित छोटे से छोटे व्यय, 1868 में तुर्की के सुल्तान की इंग्लैंड यात्रा के अवसर पर भारतीय दूतावास में आयोजित किए गए उत्सव पर आया खर्च इत्यादि। इसके अतिरिक्त 19वीं शताब्दी में अनेक अकाल पड़े, किंतु सरकार ने भारत से अन्न का निर्यात बंद नहीं किया। इस प्रकार निरंतर आर्थिक शोषण किए जाने से भारतीयों में व्याप्त असंतोष तीव्र होता चला गया तथा धीरे धीरे यह आक्रोश ब्रिटिश सरकार के विरोध किए जाने वाले आंदोलनों का स्वरूप धारण करने लगा, जिससे स्वाभाविक रूप में ही राष्ट्रवाद की भावनाएं प्रबल होने लगीं। इस विषय में जी.एन. सिंह ने लिखा है, यह बिल्कुल सत्य है कि निरंतर बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति व सरकार की राष्ट्र विरोधी नीति ने भारतीयों में ब्रिटिश सरकार विरोधी एवं राष्ट्रवादी भावनाओं को जन्म दिया। भारत विरोधी
आर्थिक नीति के अतिरिक्त भारतीयों के प्रति सामाजिक व मूलभूत अधिकारों को समाप्त करने की सरकारी नीतियों ने भी भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। भारतीय व अंग्रेज़ों के लिए अलग अलग सड़कें, रेल यात्रा में अंग्रेज़ों के साथ न बैठ पाना आदि अंग्रेज़ों के अनेक ऐसे अधिकार थे जिनको भारतीय मानने के लिए तैयार न थे। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी शिक्षा के परिणाम स्वरूप भारत में शिक्षित नवयुवकों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया था जो सरकार के इन अत्याचारों को और सहन करने को तैयार न था। भारतीय सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए अलग मापदंड उम्र 21 के स्थान पर 19 वर्ष करके भारतीयों का इस परीक्षा में बैठना लगभग असंभव बना देना जैसे अनेक कार्य सरकार ने इस प्रकार के लिए जिससे शिक्षित वर्ग निरंतर रुष्ट होता गया। इसी वर्ग ने संपूर्ण भारत की यात्रा करके भारतीयों को इस तथ्य से अवगत कराया कि किस प्रकार निरंतर उनका शोषण किया जा रहा था। इस विषय में गैरट का कथन उल्लेखनीय है। गेस्ट के अनुसार अंग्रेज़ों ने अपने लिए एक विचित्र व्यवहार नीति अपनाई जिसके 3 प्रमुख सिद्धांत थे। प्रथम यह कि यूरोपियन का जीवन अनेक भारतीयों के जीवन के बराबर है। दूसरा, पूर्वी देशवासियों पर केवल भय के आधार पर ही शासन किया जा सकता है। और तीसरा, अंग्रेज यहाँ लोक कल्याण के लिए नहीं वरन अपने निजी लाभ और ऐश्वर्य के लिए आए हैं। परिणाम स्वरूप भारतीय जनता अपने अधिकारों के प्रति जागृत होने लगी। सातवां कारण था प्रेस की भूमिका। भारतीय जनता को उन पर किए जा रहे अत्याचारों व शोषण से अवगत कराने में भारतीय प्रेस ने अत्यंत सराहनीय भूमिका निभाई। प्रेस ने प्रारंभ से ही अंग्रेज सरकार का विरोध किया। यद्यपि अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादकों, मालिकों तथा उनसे संबंधित व्यक्तियों व उनके परिवारों को इस कारण अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, परंतु वे अपने कर्तव्यों का पालन करने से विचलित न हुए। प्रेस प्रचार एवं प्रसार का अत्यंत सशक्त माध्यम होता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत के विभिन्न भागों से अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। इंडियन मिरर, बम्बई समाचार, हिंदू पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका, द पंजाबी तथा द केसरी आदि राष्ट्रीय स्तर के पत्रों के अतिरिक्त स्थान स्थान से अनेक प्रादेशिक व स्थानीय पत्रों का भी प्रकाशन प्रारंभ किया गया, जिनका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की शोषण की नीतियों का उल्लेख करना था ताकि जनता को जागृत किया जा सके। समाचार पत्रों के अतिरिक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंकिमचंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर आदि विद्वानों ने भी अपनी रचनाओं के द्वारा राष्ट्र के प्रति प्रेम व राष्ट्रीयता की भावना जागृत की। बंकिमचंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदवट व वंदे मातरम गीत ने संपूर्ण भारत में राष्ट्रीयता की लहर का प्रवाह किया। और अंतिम कारण था इल्बर्ट बिल। 1883 में एक विधेयक पारित किया गया जिसका उद्देश्य भारतीयों पर लगी न्यायिक विसंगतियों को दूर करना था। इस इल्बर्ट विधेयक के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को भी अंग्रेज न्यायाधीशों के समान अधिकार देने का प्रयास किया जा रहा था। इस बिल को पारित हो जाने पर भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेज अपराधियों के मामले सुनने व उन्हें दंडित करने के अधिकारी हो जाते। यह बिल पूर्णतया न्यायोचित था, किंतु अंग्रेज़ों के द्वारा इस बिल का घोर विरोध किया गया, अतः सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। इस बिल के पारित न होने से यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज़ों से न्याय व अधिकारों की अपेक्षा करना व्यर्थ है। जिस प्रकार इस बिल के विरोध में अंग्रेज़ों ने एकता प्रदर्शित की थी, उसने भारतीयों को एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया।